नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिनेमा के हमारे खास शो में जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडियन सिनेमा। साथियों, 19वीं और 20वीं शताब्दी का जो समय था वो मूक सिनेमा का स्वर्णिम युग था। मूक सिनेमा का समय 1890 से लेकर 1920 तक लगभग फैला हुआ है और ये जो समय था, ये जो पीरियड था, वो उसको हम सिनेमा का फाउंडेशन कह सकते हैं या इसकी बुनियाद कह सकते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने मूक सिनेमा के 10 प्रमुख सुपरस्टार के बारे में आपको बताया था। इस एपिसोड में हम मूक सिनेमा के सबसे बड़े निर्माता और निर्देशकों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एपिसोड के अंत में हम आपसे एक प्रश्न करते हैं और सही जवाब देने वाले को हमारी ओर से मिलता है गिफ्ट हैम्पर। तो दोस्तों, इस एपिसोड को आप अंत तक जरूर देखें और यदि आपको उस प्रश्न का जवाब पता है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और हमारे सिनेमा के वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो बिना किसी देर के अब शुरू करते हैं सिनेमा के इस खास शो को जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस यात्रा की शुरुआत हम करते हैं डेविड वार्क ग्रिफिथ से। डेविड वार्क ग्रिफिथ अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली निर्देशक थे। सिनेमा के क्षेत्र में हुए नवाचारों के लिए उनको जाना जाता है। सिनेमा की एक नई भाषा का जो जन्म हुआ था उसकी शुरुआत डेविड वार्क ग्रिफिथ ने ही की थी। किसी फिल्म में कहानी को एक साथ और प्रभावी तरीके से कैसे दिखाया जाता है, इस तकनीकी का विकास डेविड वार्क ग्रिफिथ ने किया था। ग्रिफिथ ने सिनेमा के क्षेत्र में 3 तकनीकी विकसित की। पहली थी कंटिन्यूटी एडिटिंग। ग्रिफिथ ने फिल्म में कंटिन्यूटी एडिटिंग को विकसित किया था। इसका उपयोग किसी भी कहानी को सुसंगत तरीके से आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे फिल्म का कथा ढांचा और बेहतर हुआ। आज भी कंटिन्यूटी एडिटिंग को सिनेमा में उपयोग किया जा रहा है। दूसरी तकनीकी जो उन्होंने विकसित की वो थी क्लोजअप शॉट्स। ग्रिफिथ ने कैमरे के शॉट्स को बारीकी से समायोजित किया, विशेषकर क्लोजअप शॉट का उपयोग जो आज के फिल्मों में एक सामान्य तकनीक है। क्लोजअप शॉट से जहां चेहरे के किसी भाव या किसी घटना का विस्तार दिखाया जाता है, यह सब ग्रिफिथ की ही देन है। ग्रिफिथ की प्रसिद्ध फिल्मों में पहली द बर्थ ऑफ नेशन, दूसरी इंटॉलरेंस और तीसरी ब्रोकन ब्लॉसम है। ग्रिफिथ का सबसे विशेष नवाचार कहना चाहिए, एक स्पेशल तकनीकी जो उन्होंने खोज की वह थी पैरेलल एडिटिंग। पैरेलल एडिटिंग एक ऐसी विधा थी जिसने सिनेमा में बहुत ही गहराई और रोमांच पैदा कर दिया। 1915 के दशक में ग्रिफिथ की बनी फिल्म द बर्थ ऑफ नेशन तकनीकी के हिसाब से बहुत ही उत्कृष्ट फिल्म थी। चूंकि फिल्म का जो विषय था उसमें सामाजिक और जाति विषयों के कारण विवाद पैदा हो गया था, लेकिन सिनेमा की दृष्टि से और सिनेमा की नई भाषा की उपज की दृष्टि से द बर्थ ऑफ नेशन अब तक की अपनी एक उत्कृष्ट फिल्म है और इस फिल्म को सिनेमा का नींव का पत्थर भी कह सकते हैं। मूक सिनेमा के इतिहास में दूसरा बड़ा नाम आता है निर्देशक डायरेक्टर फ्रेड निब्लो का। फ्रेड निब्लो को अपनी फिल्मों में साहस और रोमांच के लिए याद किया जाता है। इनकी बनाई हुई फिल्में आज भी क्लासिकल फिल्मों की कैटेगरी में आती हैं। फ्रेड निब्लो ने एक्शन, ड्रामा और रोमांस से भरपूर फिल्में बनाई थी। निब्लो की फिल्मों में एक्शन और स्टंट्स का शानदार तालमेल था जो दर्शकों को रोमांचित कर देता था। उनके द्वारा निर्देशित फिल्मों में उच्च उत्पादन गुणवत्ता और नवीन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया जो उन्हें सिनेमा के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाता है। फ्रेड निब्लो की प्रमुख फिल्में थी द मार्क ऑफ जोरो, ब्लड एंड सैंड, द सी हॉक। निब्लो ने बड़े बजट वाली ऐतिहासिक फिल्मों में नई तकनीकी प्रयोग किए जिनकी उच्च उत्पादन गुणवत्ता
आज भी सराही जाती है। उनके द्वारा बनाई फिल्में साहसिक और ऐतिहासिक रही, जिनमें रोमांस, एक्शन और ड्रामा का मिश्रण होता था। उनकी फिल्मों में स्टंट और मनोरंजन का बेहतरीन तालमेल था। मूक सिनेमा के समय में सबसे बड़े निर्माता और निर्देशक में तीसरे नंबर पर आते हैं चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन न केवल एक महान अभिनेता थे, बल्कि एक महान निर्माता, निर्देशक और संगीतकार थे। जहां चैपलिन ने अपने अभिनय से मूक सिनेमा को जीवंत कर दिया था, वहीं निर्माता और निर्देशक के रूप में मूक सिनेमा के समय कला के क्षेत्र में उनका योगदान स्मरणीय है। चैपलिन ने फिल्म निर्देशन में हास्य और भावनाओं का अद्भुत संतुलन बनाए रखा। वे मूक फिल्म के माध्यम से गंभीर सामाजिक मुद्दों पर भी टिप्पणी करते थे। उनकी फिल्में न केवल हंसी ठहाके के लिए जानी जाती थी, बल्कि वे समाजवाद, गरीबी और मानवाधिकार जैसे गंभीर विषयों पर भी गहरे विचार प्रस्तुत करती थी। संगीतकार के रूप में भी चैपलिन का योगदान महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्मों के लिए खुद संगीत तैयार किया था। जैसे सिटी लाइट्स और मॉडर्न टाइम्स में उन्होंने खुद संगीत दिया था। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में द किड, जो 1921 में बनी थी, सिटी लाइट्स 1931 में बनी थी और मॉडर्न टाइम्स 1936 में बनी थी। मूक सिनेमा के इतिहास में जर्मन मूल के निर्देशक फ्रिट्ज लैंग का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। फ्रिट्ज लैंग के द्वारा बनाई गई कई फिल्में क्लासिकल की श्रेणी में आती हैं। फ्रिट्ज लैंग ने एक अलग सिनेमा की भाषा विकसित की थी, जिसमें भावनात्मक गहराई यानी सिनेमा की अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग का महत्वपूर्ण रोल था। इसके साथ ही उन्होंने विजुअल इफेक्ट्स, उस पर भी विशेष ध्यान दिया था। फ्रिट्ज लैंग ने 1927 में मेट्रोपोलिस, 1922 में डॉक्टर मैबूस द गैम्बलर और 1933 में द टेस्टामेंट ऑफ डॉक्टर मैबूस नाम की महत्वपूर्ण फिल्में बनाई थी। मेट्रोपोलिस एक प्रारंभिक साइंस फिक्शन मानी जाती है, जो अब तक की सबसे बड़ी मूक फिल्म में से एक है। इसका सेट डिजाइन, विशेष प्रभाव और फिल्मांकन तकनीकी आज भी सिनेमा के छात्रों के लिए अध्ययन का विषय है। मूक सिनेमा के दूसरे महान अभिनेता थे बस्टर कीटन। बस्टर कीटन को हास्य के साथ साथ स्टंट के लिए भी जाना जाता है। अपनी फिल्मों के स्टंट वो खुद ही करते थे। फिल्म अभिनेता के साथ साथ बस्टर कीटन एक महान निर्देशक भी थे। उनकी महान फिल्मों में प्रमुख 3 फिल्में शामिल हैं। द शर्लॉक जूनियर 1924 में, द जर्नल 1926 और स्टीमबोट बिल जूनियर 1928 में उनके द्वारा निर्देशित की गई थी। बस्टर कीटन ने क्लासिकल मूक हास्य फिल्मों का जो निर्देशन किया था, उसमें शारीरिक हास्य अद्वितीय था। वे खुद कई खतरनाक स्टंट करते थे, जो आज भी बड़े अविश्वसनीय माने जाते हैं। मूक सिनेमा के प्रमुख निर्देशकों में रूसी निर्देशक सर्गेई साइजनस्टीन का नाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्गेई साइजनस्टीन ने सिनेमा के क्षेत्र में और मैं कहूँगा कि एडिटिंग के क्षेत्र में कई नई तकनीकें विकसित की थी। आइजनस्टीन का मोन्टाज की तकनीक में बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। उनके द्वारा विकसित मोन्टाज एडिटिंग ने फिल्म निर्माण में गहरी भावनाओं और विचारों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करने की कला को नया आकार दिया। स्ट्राइक 1925, बैटलशिप पोटकिन 1925 और अक्टूबर 1927 में उनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्में बनाई गई। सर्गेई साइजनस्टीन राजनीतिक आंदोलन और सामाजिक असमानताओं जैसे विषयों को अपनी फिल्मों में प्रमुख रूप से लेते थे। निश्चित रूप से उन महान निर्माता निर्देशकों को हम कभी भुला नहीं सकते, जिन्होंने आज इस विशाल सिनेमा को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। हम अपने इस एपिसोड के माध्यम से उन सभी निर्माता और निर्देशकों को श्रद्धांजलि देते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे प्रश्न किया था
कि चार्ली चैपलिन की पहली फिल्म कौन सी थी, इस संदर्भ में हमें कई सही जवाब मिले थे। हमारी टीम ने उनमें से श्री अशोक मेहरा जी को विजेता के रूप में चुना है। मुंबई में निवासरत श्री अशोक मेहरा जी को यूजी फिल्म्स की ओर से हार्दिक बधाई। जैसा कि आप जानते हैं कि एपिसोड के अंत में हम आपसे एक प्रश्न करते हैं। तो दोस्तों, आज का सवाल है कि पहली साइंस फिक्शन फिल्म कौन सी है और किस निर्माता निर्देशक ने बनाई थी। एक बार पुनः सुने, पहली साइंस फिक्शन फिल्म कौन सी है और किस निर्माता निर्देशक ने बनाई थी। साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में हम मूक फिल्मों की महान अभिनेत्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।